होती हैं, लेकिन बात आती है सिक्योरिटी की। हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट्स है, कितना बजट आता है और क्या कुछ होना चाहिए। सिक्योरिटी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में कहाँ गुंजाइश है, जो कुछ है हमारे पास में उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, जब भी डेवलपमेंट होता है या फिर एक समय के साथ में अलग तरह की चुनौती आपके सामने खड़ी होती हैं, और वही सब कुछ केवल भारत के सामने नहीं, दुनिया के सामने खड़ी है। आज साइबर सिक्योरिटी की बात हो या फिर इंटरनल आपकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसकी बात हो, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटीज हो, आपके नेबर कंट्रीज हैं उनकी क्या पोजीशन है, उसको लेकर के आपको किस तरह से सिक्योर रहना है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत दो तरफ से, यानी कि हमारा 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा है वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से हम कवर होते हैं, और दोनों ही हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान काफी मजबूत है, बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, आज हम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, और डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों से ही जुड़े हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। हमारे साथ आईबी के फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर रिटायर्ड आईपीएस केसी मीना साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसपीएस कटेवा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सिंह साहब, भगवान सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। रक्षा बजट पे हर गवर्नमेंट का फोकस होता है, ना केवल हिंदुस्तान, दुनिया के मैं कई मुल्कों के डिफेंस बजट को देखता हूं, हर कोई फोकस करता है। कहा तो यह जाता है कि दुनिया के सामने चुनौती है, अगर सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने लिमिट में रहें तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कुछ आएगा भी नहीं, कितना बजट जाया किया जाए। लेकिन अब चुनौती इसी तरह की है, जब सामने वाला देखता है कि एक पिस्टल खरीदता है और उसी से हमें खतरा लगता है, तो आदमी देखता है कि मेरे पास तो 2 पिस्टल होनी चाहिए, उसमें चलने वाले कारतूस भी होने चाहिए। ये एक दुनिया के सामने इसी तरह की एक स्थितियां बन गई हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि बजट को बढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, बजट आने वाला है। पिछले जो बजट जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, हर बार रक्षा बजट में इजाफा किया जाता है। कई बार विशेषज्ञों का कहना होता है कि हमें और बजट में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं हमारे सामने। तो अभी के बजट की अगर मैं बात करूं तो हमें वास्तव में गवर्नमेंट को किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए डिफेंस में? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक फोकस की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि जो डिफेंस का अलॉटमेंट है वो जैसा आपने बताया कि कोई भी अलॉटमेंट किसी भी डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसके थ्रेट परसेप्शन पे होता है। आपका खतरा क्या है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में चुनौतियां क्या क्या है। ना किसी भी देश को, यूक्रेन की मैं बात नहीं करता, वो तो युद्ध में ऑलरेडी उलझा हुआ है, लेकिन आप देखें तो हमारी कंपैरिजन में दुनिया का कोई भी देश नहीं है जिसको एक्सटर्नल चुनौतियां इतनी सारी हैं। 2 तरफ से डिक्लेयर्ड एनिमीज हमारे बॉर्डर पे हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी में हम पिछले आप कितना कहो 50 साल से 60 से हम उलझे हुए हैं ना। इतना इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस फोर्सेस का इंटरनल सिक्योरिटी में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में ना। वन मस्ट रियलाइज कि जो डिफेंस है, सिक्योरिटी है, इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। ये आप कोई मामूली लकड़ी का हथियार, जो पुराने एंशिएंट हथियार थे, तलवार और बंदूक छोटी मोटी और या लाठी, इसका नहीं है। ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो बहुत कॉस्टली है। ये सब पैसा मांगते हैं, और हर 2-3 साल में या 5 साल में जो आप महंगे से महंगा इक्विपमेंट खरीदोगे वो ऑब्सोलीट पड़ जाता है, उससे नया वर्जन आ जाता है, उसका 5th जनरेशन आ जाता है, ये 3rd जनरेशन में चला जाता है। तो अब देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो अब आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, हालांकि हमारा जो अलॉटमेंट है या हमारी फौजें जो है वो दुनिया की मतलब जो बजट के हिसाब से 4थे नंबर पे है। अमेरिका, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन के बाद में हमारी फौजें हैं जो बजट अलॉटमेंट में नंबर पे आती है। 145 देशों में 4थे नंबर पे आती है। लेकिन
खतरे के लिहाज से हम अमेरिका से भी, हालांकि हमें चाइना का बजट हमसे 3 गुना होता है और अमेरिका का बजट तो मेरे ख्याल से 10 गुना होगा कोई, क्योंकि उनको कोई खतरा नहीं है, अपना ऊपर खतरा नहीं है, दूसरों के लिए खतरे हैं। तो उनको दूसरों के लिए खतरा करने के लिए है बजट अलॉटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से चाइना को खुद को कोई खतरा नहीं है, वो दूसरों को खतरा करने के लिए अलॉटमेंट करते हैं ना। पिछले 10 साल का चाइना से हम ज्यादा कंसर्न है। पिछले 10 साल से यदि चाइना का बजट देखें तो हर साल 6, 7, 8% बढ़ता गया है। इंडिया का बजट देखें तो पिछले 10 साल का हर साल 2% से लेके 2.5% तक बढ़ता गया है। नाउ आप ये देखिए इन्फ्लेशन क्या रेट क्या होती है, 4-5% मिनिमम होती है, कभी 6% हो जाती है। तो ये तो आप इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो अब कैसे सरकार ये साधन कैसे जुटाए, फाइनेंस कहां से लाए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। और सरकार को ये देखना है कि आपको यदि सिक्योरिटी चाहिए या तो आप डेवलपमेंट को या और जो एक्सपेंडिचर होते हैं देश के विकास के लिए, उनके लिए आप पैसा नहीं काट सकते, उनको काटना भी नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम डिफेंस के लिए भी नहीं काटना चाहिए, उनको बढ़ाते ही रहना चाहिए। यदि आपने कम्पीट करना है, इन देशों से लड़ाई लड़नी है जो पड़ोसी हैं, कभी लड़नी पड़ गई तो आप विदेशों से हथियार मंगा के उस वक्त लड़ाई नहीं कर सकते। ये तो पहले से ही आपको जाब्ता करना पड़ेगा। इसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी देश की डिफेंस है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि चुनौतियों के साथ ही सरकार उसी तरह से, चलिए बजट में तो ये होता है कि हम अमूमन इतना बजट लोकेट कर रहे हैं उसके लिए, और जब समय होता है तो समय के साथ में, क्योंकि अगर अचानक ही कहीं पे कोई वॉर की स्थिति बनती है या कोई किसी भी तरह की छद्म युद्ध की स्थिति बन जाती है, कारगिल को जिस तरह से हमने लेटेस्ट देखा, हमारे साथ में अभी चाइना की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड एनिमी हमारे दोनों तरफ जो है, और दुनिया में ऐसा कंट्री भारत भी है जिसके सामने किस तरह की बॉर्डर चैलेंजेज हमारे सामने हैं। तो चल मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार केसी मीना साहब का रुख करना चाहूंगा। मीना साहब, इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे रेड कॉरिडोर बना हुआ है, जिसे हम नक्सली कहते हैं, बहुत सारे कई स्टेट, उनके जिले किस तरह से प्रभावित हैं, वो अलग तरह की चुनौती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट वहां पे हो रखा है। वेपन्स उसी तरह से चाहिए, उन लोगों के पास में भी आज वेपन्स हैं, कहीं ना कहीं से उनके पास पहुंचते ही होंगे। लेकिन वास्तव में आपको लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के भी गवर्नमेंट को सेक्टर पे फोकस करना होगा या करना चाहिए, या बजट में उस तरह की स्थितियां देख सकते हैं हम? योगेंद्र जी नमस्कार। मैं हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब दोनों को नमस्कार करता हूं। जैसा अभी बताया इन्होंने कि हमारी जो थ्रेट है इंटरनल एक्सटर्नल, जिसपे कि हम लोग इतना हमें खर्चा करना पड़ रहा है नेचुरली, क्योंकि देश में सबसे जरूरी है इंटरनल थ्रेट अगर कम है, एक्सटर्नल थ्रेट कम है, तो हम विकास ठीक से कर सकते हैं। इसलिए शांति सबसे जरूरी है। अगर शांति किसी देश में नहीं है तो वो विकास नहीं कर पाता। इसलिए शांति नंबर 1 है। तो नंबर 1 शांति, मतलब इंटरनल आपकी थ्रेट, इंटरनल पीस भी होना चाहिए और एक्सटर्नल थ्रेट भी कम होना चाहिए। एक्सटर्नल थ्रेट किसी भी देश की थोड़ी बहुत कितनी भी हो, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। हमारे केस में जो है, जैसा बताया हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर साहब ने, इन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ 2 जो डिक्लेयर्ड एनिमी है, चाइना एंड पाकिस्तान, अब दोनों एक साथ हो गए हैं। पहले हम लोग जो है पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ चुके हैं और इसमें कितना खर्चा हुआ है। इन्होंने जो है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको डिस्टर्ब किया लंबे समय से। जैसा इन्होंने बताया कि 1960 से हम इसमें उलझे हुए हैं। मैं कहूँ आपको कि 1960 से उलझे हुए हैं, 89 से तो हम जबरदस्त उलझे हुए हैं। खास करके हमारा जो जे.एंड.के है, उस जे.एंड.के में आप देखिए 89 से कितना हम लोगों को टेररिस्ट जो थ्रेट है उसको झेलना पड़ा। हमारे कितने जवान मारे गए, कितने हमारे सिविलियन साथी मारे गए, और अभी तक भी चल रहा था। लेकिन थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट के अगस्त 2019 में जो 370 धारा हटाई,
और ये इसको सही मायने में जो इस पे हमारा कंट्रोल, जो पहले हमारे पास उतना कंट्रोल, चूंकि राज्य सरकार थी, राज्य सरकार की जो मजबूरियां थी हम सबने देखी कि वो जिस तरह का कंट्रोल करने की स्थिति में थी नहीं, तो हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम। मीना साहब, हम इसमें बजट के जो निर्भरता की बात की जा रही है, मैं बजट पे आपको फोकस करना चाहूंगा कि बजट में आपको क्या लगता है कि हमें किस सेक्टर को देखना होगा। आपने बताया कि जे.एंड.के बिल्कुल आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी अभी भी है, 370 को रिमूव करने के बाद में अभी भी जिस तरह का वहां पे होना चाहिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी रीजन से कि हमारे लिए सामरिक महत्व की जो चीजें हैं, वो चाहे लेह लद्दाख हो, फिर ये आपका जे.एंड.के हो या अरुणाचल प्रदेश हो, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां पे सामरिक दृष्टि से वहां हमें डेवलपमेंट के साथ में, वेलफेयर स्कीम्स के साथ में, वो भी एक डिफेंस के पार्ट पे ही होते हैं, क्योंकि डिफेंस का बॉर्डर स्टेट्स में वहां के लोगों के बीच उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके मेडिकल रिलीफ के लिए एक पैसे एक वेलफेयर की तरह खर्च करते हैं। क्योंकि मैं भी जब बॉर्डर एरिया में जाकर के आया था तो उन लोगों का कहना था, एक भरोसा था उन लोगों को कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डिफेंस के लोग पहुंच जाते हैं। कोई कैजुअलिटी होती है, कोई डिलीवरी होती है, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई, तो जब हम मैसेज करते हैं वहां के, जैसे हमारे बीट सिस्टम होता है उसी तरह से वहां के ऑफिसर को, तो तुरंत डिफेंस की गाड़ी आ जाती है। वो एक भरोसा लोगों का होता है। तो आपको लगता है कि ऐसे सिक्योरिटी रीजन्स के हिसाब से भी गवर्नमेंट को अपना रुख उस ओर करना पड़ेगा, उन स्टेट्स में, उन एरियाज में हमें कुछ बजट बढ़ाना होगा, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ डिफेंस है, वो भी सिक्योरिटी रीजन से। हाँ योगेंद्र जी, आपने सही फरमाया कि हमारी सेना का, मिलिट्री का बहुत बड़ा योगदान है डिफेंस के साथ साथ डेवलपमेंट में भी। जे.एंड.के में खास करके बहुत बड़ा योगदान है। मैं नजदीक से देखा हूँ। मैं इसमें आईबी में 16 साल रहा हूँ। 16 साल में आईबी में रहा हूँ और मेरा आर्मी से बहुत नजदीक का उसमें संबंध रहा है। और खास करके हमारे जो जे.एंड.के है, इन्होंने जितना काम किया है सिविलियन के डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर एरिया खास करके, वो जितनी सराहना की जाए उतना कम है। तो निश्चित रूप से मैं उसी पे आ रहा था कि चूंकि हमारा 60 से हम डिस्टर्ब हैं, 89 से खास करके 370 को जो हटाया, उसके बाद से इस घटनाएं बहुत कम हो गई हैं पहले की तुलना में। मेरे साथी ये सहमत होंगे मुझसे। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट, लेकिन उसी तरीके से शांति बनाए रखना भी बहुत जरूरत है। तो इसलिए बजट नेचुरली बढ़ाना है, डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ाना है, और शांति बनी रहे इसके लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आर्मी का बजट, और इंटरनल सिक्योरिटी के पैरामिलिट्री फोर्सेस का बजट, पुलिस का बजट, ये बढ़ाना जरूरी है। अब हमारी चूंकि हम 3 ट्रिलियन ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है, 5th ट्रिलियन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्ल्ड में हमारा 3रा नंबर आ गया है इकोनॉमिक के, जहाँ से मतलब नंबर आ गया हमारा, और हम और आगे बढ़ रहे हैं। बजट में जैसा बताया कि 4था स्थान हमारा वर्ल्ड में इसके आर्मी के बजट में। ये नेचुरली हमको बढ़ाते रहना पड़ता है। कारण क्या है कि हमारे जो इमीडिएट जो एनिमी है चाइना, और ये आपको पता है कि हमारे इसमें लद्दाख एरिया में खास करके इन्होंने 2020 से जो है अप्रैल से कितना हमें प्रॉब्लम आई है। लेकिन धन्य है, और मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा हमारी आर्मी को कि इन्होंने जो है गलवान घाटी में जो उनको सबक सिखाया, उसके बाद रिसेंटली जो सबक सिखाया, जो डट के मुकाबला किया चाइना का, चाइना हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो नेचुरली इन सब चीजों के लिए हमारा बजट बढ़ाना बहुत जरूरी है। सर मैं वापस आऊंगा, वापस आपके पास में लौटूंगा मैं। हमारे साथ कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं डिफेंस में। सर आज बात सही है, समय के साथ साथ जैसे हमारी आवश्यकता पड़ी, रक्षा बजट बढ़ता चला गया। हमने नए इनोवेशंस भी किए, वेपन्स में हमने तैयार किए। डिपेंडेंसी आज भी है, आज भी फाइटर जेट्स हैं, हमें फ्रांस हो चाहे यूएस हो, दूसरी कंट्रीज हमें लेना पड़ता है, रसिया हो। लेकिन हमने टैंक्स भी बनाए, हमने K9 का भी हमारे यहाँ का स्वदेशी हमने, और बड़ी पावरफुल हमने वो बनाई। बहुत सारे आज भी गन्स हों, दूसरे मेटल्स हों, वो तैयार हम कर रहे हैं। रक्षा बजट की बात आ रही है यहाँ पे, जैसे भगवान सिंह साहब कह रहे थे कि चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और 2 डिक्लेयर्ड एनिमी हमारे साथ में
समय समय पर जिस तरह की हरकतें करते हैं उसे ध्यान में रखते हुए कोई भी गवर्नमेंट जब बजट प्रिपेयर करती है सर, तो निश्चित रूप से वो ध्यान रखती होगी। क्या लगता है सर आपको कि पहले से ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आज हम आत्मनिर्भर बनने की भी और अग्रसर हैं, तो बजट पे कुछ फोकस करना होगा? अभी जैसे सेना भर्ती को जिक्र में कल बजट में देखना, अग्निवीर का जरूर नाम आएगा। अब की बार हो सकता है कि लड़कियों के लिए भी रास्ते खोले जा सकते हैं इसमें और उसमें आगे बढ़ने की बात हो। तो इस और कुछ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर उनको मिलने वाली सुविधाएं हो जहां पे हमें लगता है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी की ज्यादा आवश्यकता है, वहां पे तो कुछ इस तरह के बजट, वहां पे परमानेंट हम कुछ एसेट्स तैयार कर सकें, बंकर्स तैयार कर सकें, ऐसा कुछ है लगता है आपको कि हाँ ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए योगेंद्र जी, जैसे कि अभी भगवान सिंह साहब बता रहे थे कि हमारी जो बजट है डिफेंस बजट का, वो सिर्फ 1.5 से 2.5% से ज्यादा कभी इंक्रीज नहीं मिला है ओवर दी सक्सेसिव ईयर्स। सिर्फ 18 से 19 में हमको मिला है 7.86% राइज, क्योंकि उस टाइम पर ये ईस्ट लद्दाख में ये ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए वोट ऑन अकाउंट के बाद में जो रीशेड्यूल करते हैं बजट में उनको एक्स्ट्रा देना पड़ा। पर बाकी समय में हमारा 2 से 2.5% के बीच में ही इंक्रीज रहता है। और इसके साथ साथ जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, उसका इस साल तकरीबन $12 बिलियन का टोटल प्रोडक्शन है, जो हमारी सरकार की तरफ से ये बताया गया है बार बार कि उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और 2025 तक जैसा कि उनका अनुमान है कि ये $12 बिलियन की जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, ये $22 बिलियन की होने का इनका प्लान है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में, आत्मनिर्भरता के दिशा में, जो हमारे डिफेंस के प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी बताया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी वो डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चर में लाना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी कुछ ना कुछ वित्त मंत्री जी, मुझे लगता है इस दिशा में कुछ ना कुछ बड़ा स्कीम लाएंगे। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमारे वैसे तो डायरेक्टली डिफेंस के नाम से बताई जाती हैं, पर जैसे मीना साहब ने बताया कि बॉर्डर एरियाज में अगर आप सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो वो सारी सुविधाएं वो वहाँ की सिविल की, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके भी इस्तेमाल में आती है। और उसके साथ साथ डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावा के बाद वहाँ के जो राज्य सरकार है, जो फार फ्लंग एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बड़ी मदद मिलती है और वहां भी इम्प्रूवमेंट होता है। पर मुझे कोई मेजर इम्प्रूवमेंट या मेजर अलॉटमेंट एक्स्ट्रा डिफेंस की तरफ से मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि भारत सरकार के पास और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे जो गरीब पॉपुलेशन है उनको मनरेगा है, उसको शहर में मनरेगा के लिए उन्होंने स्कीम्स लानी है। तो इतना बड़ा देश है और हालांकि हमारी डिफेंस बजट है वो हम बोल रहे हैं कि वी आर द 4th लार्जेस्ट स्पेंडिंग नेशन ऑफ द ऑन डिफेंस। पर अगर हम उसको फिगर्स को कंपेयर करें तो हमारा पिछले साल का $76.6 बिलियन का हमारा डिफेंस बजट था और चाइना का तकरीबन $293 बिलियन। तो तकरीबन 4 गुना से भी ज्यादा उनका बजट है। हालांकि हम 4th नंबर पे हैं, हमारे ऊपर यूके है $88 बिलियन में। अमेरिका हमसे बहुत आगे है, तकरीबन 10-11 गुना आगे है। तो मॉनेटरी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट डिफेंस बजट की बहुत कम है। खास करके जैसे कि भगवान सिंह साहब ने बताया, हमारे देश के नॉर्दर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर में 2 डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं। हालांकि अभी जो एक सबसे बड़ा कारण हमारे जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का कम होने का एक सबसे बड़ा कारण तो है हमारे डिफेंस फोर्सेस की चौकन्नापन और उनका ऑपरेशन की काबिलियत। परंतु इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो आर्थिक, उनका जो बिल्कुल डामाडोल हो गया है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। तो ऐसे समय में पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार करता था उसके लिए उनको समय भी नहीं है और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है।
तो एक वो भी एक कारण है जिसके कारण मिलिटेंसी जिसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक तरीके से कमर टूटी हुई किसी को कहें। हाँ जी, बिल्कुल उनकी ऐसा हो रखा है जैसे वो देश खत्म होने वाला है, जहां पर एक डॉलर की कीमत तकरीबन 250-300 रुपए पाकिस्तान की करेंसी के बराबर हो गया है। तो उनका आप देख सकते हैं उनका क्या हाल है। तो ऐसे समय में जहां उनके जीना, उनका खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ऐसे समय में उनका प्रॉक्सी वार की तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। पर जो ही उनकी आर्थिक स्टेबिलिटी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा और फिर से हमारे प्रॉक्सी वार के वो सर उसी तरह से कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जो स्थिति होती है, क्योंकि हमेशा उसने छद्म स्थितियां बनाने की कोशिश की, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो मुंह की खानी पड़ती है, जो होता है कि थप्पड़ भी खाता रहता है फिर कहता है कि बार मार के देखो, वही स्थिति पाकिस्तान के साथ में बनी हुई है। और वो उससे आप सही कह रहे हैं कि वो उससे बाज नहीं आता है। यही बड़ी वजह है कि आज भी हम उस बॉर्डर पर चौकन्ने रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। ये निश्चित रूप से तभी है और इसके लिए बजट होता है। देखिए, डिफेंस को लेकर हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके सामने चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी भी एक होता है और उसका अपना एक बजट होता है। और न केवल हम बैठ करके टीवी स्टूडियो और आप गेस्ट के नाते चर्चा कर रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्क होते हैं, वो बजट पे उसकी निगाहें टिकी होती हैं कि वो एक्सपेंडिचर में लगते हैं, वो उनके अपने एक लाइजिंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि हाँ, रक्षा बजट में इतना पैसा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा जाएगा, क्या वेपन्स खरीदेंगे, क्या प्लानिंग देंगे। वो अपनी तरफ से कोशिश भी करते होंगे, वो जैसे इनपुट्स कई बार मिलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। एम्प्लॉयमेंट पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अग्निवीर का जिक्र किया है और अग्निवीर का जिक्र मैंने अभी अभिभाषण में भी देखा, और जब बजट आएगा तो निर्मला जी उसका जिक्र करेंगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के रूप में बड़े स्तर पे देखा जा रहा है उसे। इसमें कुछ इजाफा करने की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन क्या है? एम्प्लॉयमेंट इन डिफेंस, उसको लेकर के भी चर्चा होगी कि हमारा बजट का इतना पैसा उस पे जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे और भी तरह। देखिए, आपके पास में वेपन्स होंगे, उसके साथ में आपको एक ताकत देने के लिए जिन हाथों में मैनुअली जिसको यूज करना है, वो भी तो एक आपको फोर्स चाहिएगी। देखिए, बात यह है कि सरकार कई किस्म की रिफॉर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट के कई तरीके निकाले। अग्निवीर एक निकाला उन्होंने, और बाकी और भी बहुत, टेल टू टूथ रेशियो कम करो, ये ऐसी चीजें की है। लेकिन दिस इज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है पैसा बचाने का। इसमें कोई ज्यादा पैसा बचना है। इसकी बजाय मैं तो ये कहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है, देखिए, विकास और सिक्योरिटी दोनों इंटरलिंक्ड है। बिना विकास के सिक्योरिटी भी संभव नहीं है, बिना सिक्योरिटी के विकास भी संभव नहीं है। दे आर इंटरडिपेंडेंट। आप यदि टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके पास वेल्थ जनरेशन का कोई साधन नहीं होगा, आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होता जाएगा, तो आप कैसे सिक्योरिटी करेंगे? और एम्प्लॉयमेंट आपको, आर्म्ड फोर्सेस कोई एम्प्लॉयमेंट देने के साधन नहीं है। इनको ना इस तरह से सोचना चाहिए। ये तो एम्प्लॉयमेंट के दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट मिले, इसको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि शांति रखें, अंदर इंटरनल सिक्योरिटी रखें, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रखें। तो जो दूसरे इंडस्ट्री है, कोई सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है, आपके एजुकेशन है, मेडिकल है, ये जो फील्ड्स हैं, जो डेवलपमेंट के एक खंबे हैं एक किस्म से, उनमें यदि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोचेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में आपकी 1.4 बिलियन आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ है। ये इतने आदमी तो एम्प्लॉयड हैं। अब इनको रिड्यूस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर लो, लेकिन इट विल बी, ये एक डिफेंस के या सिक्योरिटी के कॉस्ट पे होगा। तो आपको ये देखना है कि जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा जोर देंगे या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, चाहे उसको और एम्प्लॉय करना पड़े। और कोशिश तो यही की जानी चाहिए कि ओवरऑल ही उसमें उसका दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हर चीज, समय थोड़ा कम है। कटेवा साहब के पास में 1 मिनट और 1 मिनट में मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। कटेवा साहब जी। हाँ, देखिए, जैसे कि योगेंद्र जी आपने अभी बात की एम्प्लॉयमेंट की, कि जितना भी आप हमारे डिफेंस बजट में से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसमें सैलरी है और पेंशन है, वो हमारे तकरीबन 60 से 65% इस टोटल अलॉटमेंट में से तो वो चला जाता है।
बिल्कुल तो चला पीछे जाता जो पैसा बचता है डिफेंस बजट का वो बड़ा कम बचता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का बात है, जी अग्निवीर जो उन्होंने लगाए हैं पिछले 2 साल से, जब कोरोना में बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था तो आर्मी के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लाख के तकरीबन के जो सेना थी उनकी सैनिकों की भर्ती नहीं हुई थी, तो वो अब कमी अभी भी जारी है। और हालांकि रिटायरमेंट का प्रोसेस जारी था वो 2 साल के अंदर, वो तो जारी रहा और नए भर्ती हुई नहीं। तो इस साल जो उन्होंने 50 से 55 हजार के जो अग्निवीर लिए हैं वो हमारी डेफिशिएंसी का 30% जो 2 साल में हुई थी है कम, जो रिटायर हुए हैं उनका 30% भी नहीं है। और दूसरी बात, ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी आदमी उन्होंने एम्प्लॉय किए उनका टोटल फिगर दिखाना चाहती है, उसमें अग्निवीर को जोड़ना चाहती है, वो अलग बात है, अपने फिगर्स को, अपने डाटा को ठीक करने के लिए। पर जहां तक फौज का सवाल है, फौज में अभी भी डेफिशिएंसी है और फौज के, क्योंकि सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ी हुई है डायरेक्टली, तो जहां पे कमी है उस कमी को सरकार ने पूरा करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जो जो मुश्किल बढ़ती जा रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, सेना की जो टुकड़ियां हैं खास करके फाइटिंग आर्म्स की, इन्फेंट्री की, उनके अंदर किसी तरह की कमी सरकार को नहीं लानी चाहिए। पर हर चीज बजट से जुड़ी हुई है, तो इस तरह से सरकार के पास भी अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और केवल डिफेंस की बात नहीं है, 60-65% जो पेंशन और सैलरी में जाता है, ऑल ओवर सभी जगह पे सैलरी और पेंशन में ये हर डिपार्टमेंट की स्थिति यही है। मैं सर, कम है समय, मीना साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड में चाहूंगा आपका जवाब। सर, ऐसा क्या सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट को और फोकस करना चाहिए सिक्योरिटी रीजन से? सिक्योरिटी रीजन, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, खास करके अपना J&K एरिया में, इंटरलैंड एरिया में जो नक्सल एक्टिविटीज है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स है, उसमें काफी कमी आई है, खास करके 2014 के बाद पे। ये क्योंकि इसमें फोकस किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तो लेकिन अभी क्या लगता है सर, अभी क्या लगता है आपको कि किस सेक्टर को अभी आपको लगता है कि या जो ऑलरेडी है उससे में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है? कुछ जो है बजट का हमें प्रोविजन करना पड़ेगा इसमें, जैसे बेटर इक्विपमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। डिफेंस में भी जैसे हम आज निर्यात करने की स्थिति में आए हैं, काफी देशों को हम निर्यात कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे जो टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे बताया कि 14 लाख हमारी आर्मी है, इसको डिप्लॉयमेंट को हम कम नहीं कर सकते, क्यों 3488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ में, 3300 से ऊपर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में। तो डिप्लॉयमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए बजट थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने की। चलिए सर, माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और निश्चित रूप से भारत डिफेंस पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे सिक्योरिटी रीजन्स की तरह से करूँ, चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इतने वीक नहीं है कि हम किसी को चुनौती को हम स्वीकार ना कर सकें। हम बहुत बेहतर स्थिति में है। दुनिया की चौथी ताकत हमें डिफेंस के लिहाज से भी, और दोनों मोर्चे पे भी आज भी हमारे जो जवान हैं, ऑपरेशन जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो बहुत बेहतर तरीके से है और काम उनमें सब में कर रहे हैं। बस बजट की जहां बात आती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेकर के सबकी निगाहें होती हैं, जो इस बात को समझ सकते हैं और समझते हैं कि हाँ वास्तव में सरकार डिफेंस को क्या दे रही, कितनी परसेंटेज उसमें इजाफा होता है, अपना अपना कैलकुलेशन है। लेकिन रिफॉर्म्स का युग है और गवर्नमेंट को भी लगता होगा कि हमें डिफेंस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाने के लिए कुछ हमें नया कुछ करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, उसमें पैसे देने होंगे। तो खैर चलिए, निर्मला जी अब क्या देती हैं डिफेंस को देखना होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।